अगर हम पिछले 18 महीने देखें, करीब करीब 1.5-2 साल देखें, तो बाजार एक करेक्शन मोड में है, ग्रोथ मोड में नहीं है। तो हम बिल्कुल फेयर वैल्यूड हैं, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। बाजार आपको नुकसान नहीं कराता, आपका अपना बिहेवियर आपको नुकसान कराता है। अगर मेरा 100 रुपए 50 रुपए भी हो गया, 60 रुपए भी हो गया, तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं रात को आराम से सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा। जब बाजार चढ़ रहा होता है तब सब एग्रेसिव निवेशक बन जाते हैं, लेकिन गिरावट में पता लगता है कि आप किस तरीके के निवेशक हैं। पिछले कई दिनों से लगातार शेयर बाजार का लाल निशान निवेशकों की धड़कनें बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आज और बीते कल की अगर बात करें तो हरे निशान में अच्छी रिकवरी को देखते हुए निवेशक कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या फिर से रिकवरी होगी, या कहीं ना कहीं ये मुनाफा वसूली की बात की जा रही है। सेंसेक्स में भारी गिरावट लगातार आई है जब से 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। जो निवेशक हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के हों, स्टॉक मार्केट के, उनके पोर्टफोलियो लगातार लाल निशान में हैं और SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रूट अपनाकर इन्वेस्टमेंट करने वाले कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से अपने डीमैट अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, उनकी तरफ से अपने म्यूचुअल फंड की SIPs को रोक दिया गया है। तो यह झटका जो है क्या परमानेंट माना जाए, टेम्पोरेरी है? कई सारे सवाल हैं। डरने का वक्त है, डरने का वक्त बीत चुका है। पैसा लगाएं या पैसा बचाएं, कई सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। शेयर मार्केट का क्या इस वक्त पूरा का पूरा हाव भाव देखने को मिल रहा है? आज हम बात म्यूचुअल फंड से लेकर स्टॉक मार्केट के खेल पर करेंगे। हमारे साथ हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर जुड़ चुके हैं, शिशिर चौरसिया जी। बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी। और इनके अलावा विश्वजीत पराशर स्पेशल गेस्ट निवेश गुरु भी जुड़ चुके हैं। विश्वजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर जी, एक थोड़ा मैं चाहूंगा कि ब्रीफ में आप पूरा बताएं स्थिति। 28 फरवरी को जब हमला हुआ था और आज की तारीख में जब 25 मार्च को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शेयर मार्केट की उथल पुथल में बड़ी बातें, मोटी बातें क्या कुछ सामने आई हैं? फिर उसके बाद विश्वजीत सर से सवाल लेंगे, आगे का क्या रास्ता है वो जानेंगे। फरवरी ही नहीं, हम पिछले 25 फरवरी की बात करते हैं। ठीक है। 25 फरवरी को BSE सेंसेक्स 82,276 अंक पर बंद हुआ था। और जिस दिन हमला हुआ 28 तारीख को छुट्टी थी। उसके बाद 2 मार्च को खुला था बाजार। 2 मार्च को गिरते हुए 2000 से ज्यादा अंक गिरा था और 80,238 पे आ गया था। और तब से गिर ही रहा है। हमने बताया कि 25 फरवरी को 82,000 पे था और आज अभी सेंसेक्स 75,600 पे है। ठीक है, मतलब लगभग 7,000 अंक अभी भी डाउन है। हालांकि आज अभी सेंसेक्स 1545 अंक ऊपर है। कल भी सेंसेक्स अपना ऊपर मतलब चढ़ के बंद हुआ था और कल शाम में BSE सेंसेक्स 1372 अंक उछला था। और सर ये सारी चीजें तो हम देख समझ लेंगे, लेकिन ये हो क्यों रहा है, अब आगे क्या होगा, ये जानना चाह रहे हैं। आपके इतने 2 दशकों से ज्यादा के एक्सपीरियंस से क्या है मार्केट में? आप तो लगातार उतार चढ़ाव देख रहे हैं। मार्केट में क्या होगा, ये शेयर बाजार पूरी तरह से धारणा पे आश्रित है। हम आज इसी आशंका को दूर करने की कोशिश करेंगे पराशर सर के साथ, क्योंकि ढेर सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने जो 2 साल पहले खुलवाया था, म्यूचुअल फंड का SIP खुलवाया था, अभी वो नेगेटिव में है। हमने 2 साल पहले कुछ शेयर में निवेश किया था, नेगेटिव में है। हमने पिछले साल से कुछ IPO हमें अलॉट हुए, वो भी नेगेटिव में है। क्या करें पराशर जी, ऐसे निवेशक क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब हम इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं तो आप कभी भी 6 महीने 3 महीने या ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के व्यू से निवेश करते हैं। कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल के लिए आप निवेश करते हैं। ये ऐसे इसलिए कहा जाता है कि एक साइकिल कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो आप जब 5-7 साल निवेशित रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पैसा ग्रो करेगा बजाय इसके कि घटेगा। अब आपने खुद ही अपने सवाल में पूछा कि 2 साल पहले शुरुआत करी थी, उससे 4 साल पहले बाजार बिल्कुल ऊंचाइयों पर था। लगातार 4 साल बाजार अच्छे मूवमेंट पे रहा, ग्रोथ पे रहा और लोगों ने काफी पैसा बनाया भी। अब पिछले 1.5-2 साल का अगर आंकड़ा देखें तो बाजार एक करेक्शन मोड में था।
अब 4 साल से अगर बाजार ऊपर जाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। जो लोग कंपनी वाले थे वो अपने प्रमोटर अपने शेयर बेचने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा था इतनी तो वैल्यू ही नहीं है मेरी कंपनी की जो बाजार में मुझे भाव मिल रहा है, तो उन्होंने बेचने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं संकेत आता है कि बाजार ओवर वैल्यूड था, इस वजह से बाजार में करेक्शन आना आवश्यक था। तो अगर हम पिछले 18 महीने देखें, करीब करीब 1.5-2 साल देखें, तो बाजार एक करेक्शन मोड में है, ग्रोथ मोड में नहीं है। तो ये भी हेल्दी है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि असल में बाजार का भाव वही रहने वाला है जैसा कंपनियां बिहेव करेंगी, जैसा कंपनियां ग्रो करेंगी। अगर बाजार जो है वो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स का आउटकम है, बाकी जो आसपास है वो नॉइज है, चाहे वो ईरान और यूएस की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो, या कोविड हो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार खत्म हो जाता है। कोविड में तो बोला भी गया था कि बाजार शायद बंदी हो जाएगा जब कुछ कंपनियां नहीं ग्रो करेंगी। तो मुझे नहीं लगता, आप क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली है। और इसी वजह से 2 दिन से हम हरे निशान पर देख रहे हैं मार्केट जी। बाजार का जो वैल्यूएशन है वो काफी पॉजिटिव हो गया। जो हम पी रेशियो कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग, वो कभी 24-25 था, वो अब 20 के नीचे आ गया। तो इंडेक्स का अगर हम देखें तो हम बिल्कुल फेयर वैल्यूड है, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो स्टॉक स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो अब आपको करना क्या है? अगर 2 साल के लिए निवेशित थे तो कोई फायदा नहीं है, आप 3 साल और निवेशित रहें तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार आपको नुकसान नहीं कराता, आपका अपना बिहेवियर आपको नुकसान कराता है। जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि अगर मेरे 100 रुपए 50 हो गए तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है। 100 रुपए 200 हो गए, वो इससे ज्यादा खुशी नहीं है जिससे ज्यादा दुख है कि 150 हो गए। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमें फियर की ओर ले जाता है, और फियर में हम गलत डिसीजन लेते हैं, बेच देते हैं, और वहां से हमें नुकसान होता है, और फिर हम ब्लेम करते हैं बाजार को। तो अगर आप बिलीव करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर, मैक्रो फैक्टर्स पे, कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या इंडिया आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की या नहीं है, क्या जब दुनिया गिरती है तो हम कम गिरते हैं, रेजिलेंट ज्यादा हो गए हैं हमारी इकोनॉमी, अब हमें इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, आज भी हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, आज भी लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो जाता है, घबराहट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जब आप इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेके करते हैं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं करते। और ये नॉइज जो आती रहती है अक्सर, आपको हमें 3 महीने 6 महीने में कोई ना कोई खबर आपको आती रहेगी, कभी टैरिफ की आएगी, कभी जीएसटी की आएगी, कभी कुछ आएगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपने निवेश किया किसी गोल के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, निवेशित रहें। और बहुत अच्छा अवसर है, जिन्होंने निवेश की शुरुआत नहीं करी है, बहुत अच्छा अवसर है, आज से आप अपना निवेश की शुरुआत करें, बहुत अच्छे रिटर्न्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। सर, बहुत सही आपने बात बताई कि जो लोग इसमें निवेशित थे, लाल निशान पर हैं, उनको और आगे के लिए ध्यान देना होगा कि वो लगातार निवेशित रहें और इन्वेस्टमेंट को अपनी जारी रखें। दूसरी तरफ आपने कहा कि जो नए निवेशक हैं उनके लिए मार्केट में एंटर करने का सही वक्त है। लेकिन थोड़ी ये भी सलाह आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे कि भाई एक साथ जो पैसा है, जमा पूंजी है, उसको निवेश ना कर दें, कहीं से उधार लेकर निवेश ना कर दें कि मार्केट तो काफी नीचे लेवल पर आ गई है, 1.5 महीने पहले इतने ऊपर लेवल पर थी, फिर वो जब बाउंस बैक करेगी वहां तक पहुंच जाएगी। तो थोड़ा उस संबंध में भी चाहेंगे कि जो नए निवेशक हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, जिनके लाल निशान में है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए, 2 टाइप की स्ट्रेटजी है। अगर आप नए निवेशक हैं तो सबसे पहले जो बेसिक्स है उसको समझें। आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझें कि आप किस तरीके के निवेशक हैं, क्या आप एग्रेसिव निवेशक हैं, कंजर्वेटिव हैं या मॉडरेट हैं। एग्रेसिव निवेशक का मतलब, अगर मेरा 100 रुपए 50 रुपए भी हो गया, 60 रुपए भी हो गया, तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैं रात को आराम से सोऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा, तब तो आप एग्रेसिव निवेशक हैं। क्योंकि जब बाजार चढ़ रहा होता है तब सब एग्रेसिव निवेशक बन जाते हैं, लेकिन गिरावट में पता लगता है कि आप किस तरीके के निवेशक हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये जान लें। और जरूरी नहीं है कि सारा पैसा, कभी हम सोचते हैं कि गोल्ड बढ़ गया तो गोल्ड में लगा दिया, अगर शेयर बाजार बढ़ रहे हैं तो शेयर में लगा दिया, क्रिप्टो में लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं, आप अपना एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी डिसाइड करें कि मेरा जो 100 रुपया है, जो मैं नॉर्मली जनरल एक सलाह दूं, तो 100 माइनस योर एज, अगर आप 50 वर्ष के हैं तो 50 रुपए आप इक्विटी में लगा सकते हैं,
10 या 15 रुपए आप कमोडिटीज में लगाएं, गोल्ड या सिल्वर में लगाएं, और जो बाकी 25-30 रुपए बचते हैं वो आप डेट में रखें, ईपीएफ में रखें, पीपीएफ में रखें, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में रखें, बैंक एफडी में रखें, जो बिल्कुल सर्टेन रहने वाला है, जहां पे ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिले शायद उतना, लेकिन स्टेबिलिटी मिलेगी, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए तो आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी कैश भी होना चाहिए, कि बाजार ऊपर नीचे हुआ लेकिन अगला 6 महीने मेरे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, मैं अपने खर्चे चला सकता हूं। तो आपने बाजार को समय दिया निवेश करने के लिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ग्रो करने के लिए। तो जो शुरुआत है वो इस तरीके से करें, इकट्ठा पैसे एक जगह ना लगाएं। आप डेट में तो लगा सकते हैं, पीपीएफ में भी लगा सकते हैं, वो तो 7-8% रिटर्न देने वाला है और गारंटीड है, तो कम तो होगा नहीं, तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन शुरुआती बाजार में आप हमेशा स्टैगर करके लगाएं, धीरे धीरे लगाएं। जैसे अभी एक अपॉर्चुनिटी, अगर आपने मान लीजिए 100 में से 50 रुपए है लगाने हैं, तो 50 रुपए का 25% आप आज लगा सकते हैं, और बाकी आप कोशिश करें एसआईपी से लगाएं, या फिर कोई बाजार और बहुत ज्यादा गिरता है तब 10-20% और लगाएं। तो इकट्ठा निवेश ना करें, एक मुश्त निवेश ना करें, एसआईपी की तरह करें, सिस्टमैटिकली करें, धीरे धीरे करें, डिसिप्लिन वे में करें, तो आप बाजार के लिए अच्छे निवेशक बन जाएंगे, चिंता भी नहीं होगी। जो निवेशक ऑलरेडी लगा चुके हैं पैसा, जो आपने पूछा कि जिनका रेड में दिख रहा है, तो आप मेरे हिसाब से तो आप अभी अपना पोर्टफोलियो देखना बंद कर दें। जब सही समय आएगा तो आप अपना पोर्टफोलियो को दोबारा से रीबैलेंस कर सकते हैं। क्या मैंने 100 में से 80 रुपए इक्विटी में लगा रखे थे, तो हो सकता है तो मुझे निकाल के थोड़ा सा जब मार्केट ग्रो कर जाए तो डेट में भी रखने चाहिए, गोल्ड में भी रखने चाहिए, और जो बचा पैसा है जिससे जो अगर 10-20-30% कम हो जाए मेरे रिस्क के हिसाब से, तो मैं आराम से निश्चिंत नींद सो सकता हूं, उतना ही पैसा मुझे बाजार में लगाना है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप लेके चलेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। एक और स्ट्रैटेजी, अगर आपका इक्विटी मार्केट में पैसा कम हो गया है, मान लीजिए जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जो 50 रुपए लगाए थे वो 40 रुपए हो गए हैं, तो बिल्कुल सही समय है 10 रुपए और निवेश करने का, ताकि आप दोबारा से 50 में आ जाए। तो डेट से जितना घाटा हुआ है उसको आप अपने जेब से लगा दें। घाटा आपका कागजों में हुआ है, क्या आपको पैसा चाहिए तब तो घाटा हुआ है। अगर पैसा आपको नहीं चाहिए, 4-5 साल बाद चाहिए, तो फिर किस तरीके का घाटा, वो तो कागजों में है, नोशनल है, तो कागजों में। सही बात है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बताई। मतलब एक उदाहरण दें कि अगर 1.5 लाख रुपए हमने निवेश किए हैं और उसकी वैल्यू 1,40,000 रुपए पोर्टफोलियो में दिखाई दे रही है, तो हम 10,000 का निवेश करके उसको बराबर कर दें। उसने भले ही वो 1.5 लाख आज से 1.5 महीना पहले हमको 2 लाख दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम उस लेवल पर ले आए, 1.5 लाख के लेवल पर, या उस 2 लाख के लेवल पर सर, जो हमारा हाईएस्ट पीक था। बात 1.5 लाख की नहीं है, बात है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। जो आपका टोटल 100 रुपए है, क्या उसमें 50 रुपए इक्विटी में है जिसको आप 1.5 लाख कह रहे हैं? अगर वो कम हुआ है तो बिल्कुल बढ़ाइए। अगर आपने इक्विटी की बात कर रहा हूँ सर, अगर आपका 50% इक्विटी में है और वो 1.5 लाख है, कम हुआ है तो बढ़ाइए। मान लीजिए आपने सारा ही पैसा इक्विटी में लगा रखा था, तो कहां से बढ़ाएंगे, और तो आपके लिए चिंता का विषय है। तो आप एसेट एलोकेशन करिए सही समय आने पर, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है। आप अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो जरूर करें, और अपना पैसा अगर आपका थोड़ा कम हुआ है इक्विटी में, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। कहते हैं जब सस्ता हो तब खरीदो, जब महंगा हो तो बेचो। तो वो कैसे संभव होगा? आज बाजार सस्ता है, आज बाजार में सेल लगी हुई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 15%, 20%, 25% की। तो आज आप खरीदें, जब महंगा हो जाएगा, 50 रुपए 70 हो जाएगा, तो 20 रुपए अवश्य बेचें, तो आप हमेशा लाभ में रहेंगे। तो बस इतना सा। हाँ, लोग बड़े मतलब स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि भाई हमें ये बता दीजिए इस स्टॉक में करना है या ये वाला स्टॉक चला जाए। हम स्टॉक के बारे में स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे, सही भी नहीं है। हम सेक्टर स्पेसिफिक इस नजरिए से आपसे पूछना चाहेंगे कि जब 2020 में कोरोना के दौरान शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई थी और फिर उसके बाद जैसा आपने भी बताया कि 2-3 साल तक बहुत अच्छी रही, तो हमने देखा फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर में, और इनफैक्ट जो हमारे बैंकिंग और ऑटो सेक्टर है वो अच्छे तरीके से उन्होंने रिटर्न दिया है। अब ये जो युद्ध की वजह से मार्केट डाउन हुई है, अब इसके बाद क्या डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स
जो जो प्रीमियम स्टॉक्स हैं वो लेना सही रहेगा, वहां निवेश करना सही रहेगा, या फिर इसके अलावा ऑयल कंपनीज में निवेश किया जाए, गैस कंपनी में, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक अलग फेज है। वो कोरोना का फेज था, ये अब युद्ध के बाद का फेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्योंकि होगा, उधर यूक्रेन की बात अगर करें या फिर यहाँ इधर ईरान की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बाकी चीजें सीमेंट स्टील सबका होगा। ये कहें कि रिहेबिलिटेशन का जब काम होगा तो मैं इन पर्टिकुलर यही जानना चाह रहा हूं कौन से सेक्टर्स में निवेश किया जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब हमारे पास खबर आती है, जब तक आम निवेशक के पास पहुंचती है, तब तक मार्केट उसको ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका होता है। तो एक तो ये, और नॉर्मली ज्यादातर निवेशक कहाँ पे निवेश करते हैं? जहां पे रिटर्न दिख रही है, अच्छी रिटर्न आई है। तो हम गलत जगह निवेश कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पीकिंग हो चुका है, मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है। तो और जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, हर बार डिफरेंट सेक्टर्स ग्रो करते हैं। जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, कोविड में आईटी बहुत अच्छा ग्रो किया, फार्मा में दवाइयां बिक रही थी तो फार्मा सेक्टर कंपनी ने अच्छा ग्रो किया, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ, तो इस वजह से वो सेक्टर्स ग्रो किए। आज का जो प्रभाव है वो दूसरा है। डिफेंस जो है, हमारे इंडिया में डिफेंस सेक्टर में करीब करीब 20-21 स्टॉक्स हैं केवल। तो वैसे ही बहुत कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है डिफेंस में निवेश करने के लिए, केवल 20-21 स्टॉक्स हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हो। उसमें भी बीईएल और अपना 2-4 स्टॉक और हैं जहां पे आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हो, बाकी कंपनी बहुत छोटी है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, 4 घंटे रोज आप टीवी चैनल के आगे नहीं बैठे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता लीजिए, जहां पे आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर निवेश कर रहा है। तो एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में सर, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। जो फ्लेक्सी कैप है, वहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप ले, मिड कैप ले, स्मॉल कैप ले, और ये भी फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा शेयर ले, क्योंकि यहां से कोई सेक्टर के ऊपर गेम नहीं चलने वाला है, शेयर्स के ऊपर गेम चलने वाला है कि किस शेयर का क्या वैल्यूएशन है। अगर तो स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से खरीद बेच करना चाहिए, तो हमसे अच्छा फंड मैनेजर कर सकते हैं। पर मेरा अपना जो ओपिनियन है, सेक्टर की अगर आप बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफी समय से ग्रोथ नहीं देखी गई है, तो ये सेक्टर जल्दी ग्रो करेगा। तो और ऑटोमोबाइल में तो ऑलरेडी क्योंकि तेल ही नहीं मिल रहा, तो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी अच्छी डेंट लगा हुआ है। तो जो सेक्टर गिरे होते हैं वो ग्रो करते हैं, ना कि जो ऑलरेडी चढ़े हुए हैं वो ग्रो करेंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आप कंसिडर कर सकते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स जो होते हैं, वहां पे लोगों ने खरीदारी रखी हुई है। रूरल सेक्टर में काफी ग्रोथ आया है वॉल्यूम वाइज, नॉट जस्ट की तो वहां भी ग्रोथ आया। तो मेरे ख्याल में सेक्टर स्पेसिफिक चलना है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सेक्टर में निवेश कर रहे हैं और आगे उस सेक्टर का क्या प्रभाव रहेगा। तो बैंकिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ सेक्टर आप और ले सकते हैं, बट प्रेफरेबली आम निवेशक के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप कोई भी अच्छी एएमसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले। आपको लगता है फंड मैनेजर चुनाव अच्छा कर सकता है तो वो ले सकते हैं। और बिल्कुल ही अगर आपको थीमेटिक जाना है, सेक्टर स्पेसिफिक जाना है, तो कुछ एएमसीज का थीमेटिक सेक्टर फंड ऑफ फंड होता है, तो वहां पे वो फंड मैनेजर अपने आप थीम जो बदल रही होती है उसके हिसाब से वो थीम्स चुनते रहते हैं। तो ये काम उसको करने दें जो इनके एक्सपर्ट हैं। म्यूचुअल फंड्स का रूट लें, फंड मैनेजर को डिसाइड करने दें, फ्लेक्सी कैप, लार्जर मिड कैप कैटेगरी में निवेश करें। अभी उस समय के लिए ये अच्छा समय है जहां पे आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। और बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक में जाएंगे तो हो सकता है गलती हो, तो कोशिश करें म्यूचुअल फंड का रूट लें और फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा। ये एक सर थोड़ा सा डिफरेंस मैं जानना चाहूंगा, सॉरी, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग है सर? बस बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वो है जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो कितना भी लार्ज कैप ले, कितना भी मिड कैप ले, कितना भी स्मॉल कैप ले। तो ये फंड मैनेजर का स्टाइल है, उसको क्या लगता है। ज्यादातर फंड्स जो फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया में हैं अभी, ज्यादातर मुख्यतः वो 60-70% लार्ज कैप में है, बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप है। जो मल्टी कैप फंड जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, वहां पे सेबी का एक गाइडलाइन है कि हर मल्टी कैप फंड को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप रखना ही होगा। बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है। हो सकता है वो 50% लार्ज कैप रखे, हो सकता है वो 50% स्मॉल कैप रखे। तो वहां पे क्योंकि गाइडलाइन है तो वो फंड मैनेजर को फॉलो करना है मल्टी कैप में। तो आपको क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन मिल गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का।
तो लेकिन लिमिटेशन भी है कि स्मॉल कैप भी लेना पड़ रहा है, चाहे शायद आपके लिए वो ठीक हो या ना हो। फ्लेक्सी कैप में आपके पास फ्रीडम है, फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपना सेक्टर चूज कर बिल्कुल, फ्लेक्सी कैप ज्यादा फ्लेक्सिबल है बनिस्बत मल्टी कैप। बिल्कुल। यहाँ सर आपने 3-4 तरह के डिफरेंट कैप की आपने चर्चा की। छोटे निवेशक, नए निवेशक इसी में उलझ जाते हैं। अच्छा, कुछ वो पढ़ते लिखते भी रहते हैं, हमारी वेबसाइट को देखते हैं, कुछ अखबार में ताक झांक कर ली, कुछ इधर उधर से सुन लिया। अब वो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम तो पहले देखते थे कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मिड कैप ग्रो कर रहा है, अब लेकिन वो सबसे ज़्यादा पिट रहा है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो ऐसे निवेशकों को आप कैसे समझाएं? देखिए बिल्कुल, मैं जब शिशिर भाई अभी बात बोली है वो बिल्कुल यही है कि कैसा भी निवेशक हो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 60-70% लार्ज कैप, 15-20% मिड कैप और 10-1% स्मॉल कैप। लेकिन अगर आप एग्रेसिव निवेशक हैं तो भी 40-50% लार्ज कैप, 20-25% मिड कैप और 15-20% स्मॉल कैप। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे तो कोई ना कोई सेक्टर तो चलेगा, कोई ना कोई मार्केट कैप तो चलेगा, कभी लार्ज कैप चलेगा, कभी मिड कैप चलेगा, कभी स्मॉल कैप चलेगा, या सारे गिरेंगे तो स्मॉल कैप गिरा, मिड कैप और स्मॉल लार्ज कैप ने संभाल बैलेंस बना के डालेंगे। तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, एक मार्केट कैप में निवेशित नहीं रहना है। चाहे आप कैसे भी निवेशक हैं, कितने भी अग्रेसिव हैं, तो भी 100 रुपए स्मॉल कैप में नहीं लगाने हैं या 100 रुपए मिड कैप में नहीं लगाने हैं। कोशिश करें डाइवर्सिफाई करें। तो और उसमें भी आपने फंड मैनेजर को फ्रीडम दे दिया, फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर दिया, तो वहां फंड मैनेजर अपने आप डिसाइड कर रहा है। आप चाहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर हो तो मल्टी कैप फंड ले लीजिए, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। और लंबे समय तक आप निवेशित रहना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको कैटेगरीज वाइज बताई है, 50-60% लार्ज कैप, 20-25% मिड कैप, 15-20% स्मॉल कैप, आप ऐसे निवेशित करें। आपको देखेंगे किसी भी मार्केट साइकिल में आपके ऊपर ज्यादा पिटाई नहीं होगी, क्योंकि सारा ही मिड कैप होगा और मिड कैप में गिरावट आ गई तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, ना कि सिर्फ रिटर्न नहीं चाहिए। कितना रिस्क लेके, कितना जोखिम लेके क्या रिटर्न मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि सारा जोखिम लेके आपने ज्यादा रिटर्न बना भी कुछ समय के लिए, पर रिस्क भी उतना ही है कि गिरावट भी आ सकती है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करें। नहीं समझ में आता तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड की तरह लें, और एसेट क्लास वाइज भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत अच्छी कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड कैटेगरी। यहाँ पे आपको इक्विटी भी मिलता है, डेट भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, और अब तो रीट्स, रियल एस्टेट जैसे फंड्स में भी म्यूचुअल फंड्स निवेश कर सकता है। तो इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना बनाया है, आंख बंद करके आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। कौन सा फंड बताया सर ये आपने? मल्टी एसेट फंड कैटेगरी। अच्छा, मल्टी एसेट फंड। यहाँ सर अभी आपने चर्चा की गोल्ड और सिल्वर की भी। गोल्ड और सिल्वर के लिए डेडिकेटेड ETF आ गया है, ढेर सारे निवेशक उसमें भी निवेश करते हैं। तो क्या इस समय जबकि सोना और चांदी दोनों गिर के पीक से लगभग 50% नीचे आ गए हैं, तो क्या आप सलाह देते हैं कि सिल्वर और गोल्ड ETF में भी निवेशक निवेश करें? देखिए शिशिर भाई, सबसे पहले गोल्ड बढ़ा क्यों और गोल्ड की कैसे वैल्यूएशन होती है। तो दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, मापदंड नहीं है कि आप गोल्ड की वैल्यूएशन लगा सके। आप इक्विटी मार्केट में पी रेशियो से वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है तो फेयर वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पर गोल्ड और सिल्वर की कोई वैल्यूएशन निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे रहता है। गोल्ड किसने खरीदा? सेंट्रल बैंक ने खरीदा, क्योंकि लड़ाई लग गई थी, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगी, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, रशिया के सारे डॉलर्स फ्रीज हो गए, तो उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। चाइना ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, भारत ने भी काफी गोल्ड खरीदा। तो आम निवेशकों ने तो खरीदा ही खरीदा, वो उन्होंने जब खरीदना शुरू किया जब गोल्ड के प्राइस काफी बढ़ गए थे। हम लोग कब निवेश शुरू करते हैं, कब निवेश करते हैं? जब बढ़ जाते हैं। करना कब होता है? जब प्राइस नहीं बढ़े होते हैं। तो गोल्ड खरीदारी कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। अब सेंट्रल बैंक्स को लिक्विडिटी चाहिए, तो कभी अब वो गोल्ड को बेच देते हैं, तो सडनली गोल्ड में एकदम से गिरावट देखने को मिलती है, जो पहले कभी आपको देखने को नहीं मिली शायद, क्योंकि आप आम निवेशक नहीं खरीद रहे ज्यादा। कौन खरीद रहा है? सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। तो जब वो बेचते हैं तो टनों में बेचते हैं तो गिरावट आ जाती है रेट्स में। तो आपको क्या करना है? गोल्ड एक बहुत अच्छा हेज है। ये जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं होना चाहिए।
जब इक्विटी बाजार चढ़ रहा होता है तो गोल्ड ज्यादा नहीं चढ़ता, लेकिन जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड के अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। पर कितना लगाना है, 10 से 15 रुपए लगाना है 100 में से। तो अगर आपने इतना नहीं लगाया है तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी 25 रुपए है तो बिल्कुल लगाने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं अभी गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी गिरावट आई है। तो आप अपना एसेट एलोकेशन करें, 10% 15% गोल्ड और सिल्वर में देना है तो उसको दे। और इस तरीके से आप, वैसे तो मैंने जो बोला मल्टी एसेट फंड कैटेगरी है, वहां पे फंड मैनेजर देख रहा है कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो वो अपने हिसाब से बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो आप उस कैटेगरी में चले जाएं जहां पे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि 15 रुपए गोल्ड में होने चाहिए, नहीं है, तो आप बिल्कुल गोल्ड में अपना शुरुआत कर सकते हैं। इसी में ऐड ऑन करता हूं सर क्वेश्चन, ईटीएफ मतलब सपोज आपने बताया कि मल्टी एसेट फंड में करें, उसमें रियल एस्टेट भी है, उसमें शेयर मार्केट भी है, उसमें आपकी कमोडिटीज वाली ये चीजें सिल्वर और गोल्ड भी है। अगर पर्टिकुलरली ईटीएफ जिसमें गोल्ड और सिल्वर होता है उसमें अगर निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर के दोनों के मिक्स कोई ईटीएफ होते हैं, गोल्ड के और अलग होते हैं, सिल्वर के ईटीएफ अलग होते हैं? थोड़ा इसको भी क्लैरिफाई कीजिएगा सर, कौन सा बेटर रहेगा अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं सिर्फ सोने चांदी में ही अपना जो जैसा आपने बताया 10% या 15% निवेश करूं? देखिए सर, बिल्कुल वैसे तो गोल्ड में निवेश करने के कई सारे तरीके हैं, आपको पता ही है। फिजिकल गोल्ड भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वहां पे एक लिमिट होती है। और यहाँ पे ईटीएफ में जो लोग खरीद बेच में रहते हैं उनको डीमैट अकाउंट होना उनके लिए आवश्यक है। ईटीएफ में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप लाइव रेट्स देख सकते हैं इसके और खरीद बेच कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो ईटीएफ बहुत अच्छा है। अब इसमें गोल्ड का ईटीएफ अलग से भी है, एक्सक्लूसिव भी है, सिल्वर का ईटीएफ भी एक्सक्लूसिव है, और कुछ गोल्ड और सिल्वर के फंड भी हैं जहां पे दोनों का मिश्रण मिलता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं। और ये एक इजी तरीका है, क्योंकि आपको लॉकर में पैसा नहीं रखना, लॉकर में देना नहीं पड़ेगा, कोई डर नहीं है, थ्रेट नहीं है आपके ऊपर कि चोरी हो जाएगा या कोई छीन के ले जाएगा। तो ये एक डिजिटाइज वे तरीका है गोल्ड खरीदने का। तो नहीं तो वही सर समझना चाह रहे हैं कौन सा बेटर रहेगा, खाली मतलब गोल्ड ले लें, कुछ सिल्वर में ले लें, या फिर गोल्ड और सिल्वर का जो मिक्सचर वाला है वही एक लें? देखिए, आइडली तो आप अलग से गोल्ड और सिल्वर लें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बराबर नहीं लेना चाहिए। आप सिल्वर अभी भी मेरे ख्याल में 10-15-20% ही होना चाहिए आपके टोटल का। अगर आप गोल्ड 85% ले रहे हैं तो 15-20% सिल्वर होना चाहिए। तो अलग अलग ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अच्छी बात जी। तो मतलब हमारे दर्शक इस बात को भली भांति जान गए होंगे कि हमें गोल्ड और सिल्वर कितना रखना चाहिए। यदि आपका इस क्राइटेरिया में नहीं है तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमारे निवेश गुरु का कहना है कि नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उससे ज़्यादा बढ़ाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो हुआ सर सोने और चांदी की बात। आजकल सर लोग क्रूड में भी ट्रेड करते हैं, एमसीएक्स पे क्रूड में भी ट्रेडिंग हो रही है, कॉपर में भी ट्रेडिंग हो रही है। सर ढेर सारे दर्शक सवाल करते हैं, हम तो कहते हैं कि उनसे दूर रहिए, ये आम निवेशकों के लिए नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए शिशिर भाई, एक लाइन को समझे तो निवेशक कहाँ जाते हैं जहाँ पे उनको रिटर्न्स देखने को मिलती है। अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। तो जब गोल्ड में ग्रोथ आ रहा था तो सब गोल्ड की तरफ भाग रहे थे, तो फिर सिल्वर में ग्रोथ आई तो फिर सिल्वर की तरफ भागने लगे। तो आप हर रोज तो नई नई चीजों को भागने नहीं सकते ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको सेटल होना है। आपको देखना है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या पहले आपने डेट, इक्विटी और गोल्ड में निवेश सही कर लिया है, उसके बाद ही तो आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएंगे। तो सब जगह तो आप निवेश नहीं कर सकते, तो ओवर डाइवर्सिफाइड भी हो जाएंगे। क्या आप क्रूड के प्राइसेस को समझते हैं? आज ही अगर ट्रम्प साहब ने कोई ट्वीट कर दिया और मान लीजिए 20 रुपए पर बैरल क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉल कर गए, तो क्या आप वो रिस्क उठा पाएंगे? तो आपको समझना होगा कि आप हर जगह के निवेशक नहीं है। जिसको आप समझते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है, जहां पे रेगुलेटर है, जहां पे लिक्विडिटी है, आप उन्हीं जगह पे पैसा निवेश करें। कई लोग क्रिप्टो में चले जाते हैं, क्रिप्टो का कोई रेगुलेटर है हमारे देश में? नहीं है। टैक्स 30% से भी ज्यादा है। अगर क्रिप्टो डूब जाए तो कहां जाओगे, किससे बात करोगे? तो आपको वही निवेश करना है जो चीज आपको समझ में आती है, जहां पे रेगुलेशंस है, जहां पे लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, उसका रिस्क आप उठा पा रहे हैं, तभी आप निवेश करें। ऐसे तो रोज नहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई। कल को कोई पेंटिंग बहुत महंगी बिक गई तो लोग सब पेंटिंग बहुत ज्यादा
बहुत राइज आ गया तो सब लोग प्लॉट खरीदने चल लेंगे। तो आपके पास नफा तुला पैसा है तो उसको संतुलित अपना डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से निवेशित करें, जो समझ में आता है वही निवेश करें, जो चीज समझ में नहीं आती उससे अवॉइड करें। विश्वजीत सर, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज आपने हमारे व्यूअर्स को सोने, चांदी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट और आगे की अनिश्चितता क्या है, क्या सही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, अपना पैसा कैसे बनाएं, कैसे बचाएं, ये सारी टिप्स दी हैं। शेषर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के जो भी शंका, जो भी सवाल होंगे वो अब कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को रखेंगे। तो अगले एपिसोड में जब हम सर से बात करेंगे तो आपके सवालों को जरूर लेंगे आपका नाम लेते हुए। फिलहाल आज धन की बात के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।